जो सेशन है आज का हम उसे डिस्कस करेंगे और लाइव सेशन स्टार्ट हो गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। वेट, 1 मिनट वेट करें ज़रा। सेशन स्टार्ट हो नहीं रहा है शायद। एक बार चेक करने दे ज़रा, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। अच्छा चलिए, सेशन स्टार्ट हो गया। मैं आवाज़ चेक कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो एक बार बता दें आप, है ना। सेशन स्टार्ट हो नहीं रहा है शायद। एक बार ठीक है। हेलो आशी रिली, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी सबको। निकिता शाह कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड प्ले नहीं हो रहा। रिकॉर्डेड मैंने आपको बताया ना, आज की प्रॉब्लम ये है कि साना शर्मा हेलो, और रवि रजक गुड आफ्टरनून। जो आप लोग कह रहे हैं ना, जो ये शाम तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं लाइव इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज स्पेशली मैंने इसलिए टाइम निकाला है कि कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो रही, कारण यही मैंने आपको जो बताया था। तो आज नाइट तक वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो मैं फिर भी आपको जल्दी से बताने की कोशिश करूँगा। तो निकिता शाह मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, रिकॉर्डेड प्ले नहीं हो रही क्योंकि कुछ पीछे से बग है, कुछ एप्लीकेशन में कुछ इशू आ रहे हैं। तो आज दिन का आप वेट कर लीजिए, बाकी इस सेशन को देख लीजिए, टाइम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन में कुछ इशू आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर करके बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा है अशोक के बारे में बात करेंगे। और सम्राट अशोक कुछ खास ऐसा नया चीज़ तो है नहीं बताने के लिए, इनके लिए मैं आपको कई बार पहले भी इनके बारे में बता चुका हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि एंशियंट हिस्ट्री से उठा के आप अभी हम, क्योंकि जो राजाओं का जो टाइम रहा था एंशियंट हिस्ट्री के मेडिवल पार्ट तक, क्योंकि मॉडर्न में तो फिर ये सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। मैं अब अगर आप पूछेंगे कि सबसे एक ऐसा इम्पैक्टफुल शासक कौन रहा है, चाहे वो आप प्रतापी रूप में बोल दीजिए, चाहे पावरफुल कंडीशन में बता दीजिए, या एक बहुत ही अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध शासक के रूप में, उसमें सबसे सर्वप्रथम अगर हम लिस्ट में नाम रखेंगे तो वो नाम है सम्राट अशोक। बहुत बेहतरीन एक इंसान रहे, शख्सियत रही है। मैंने बहुत इनके बारे में पढ़ा है डिटेल में, कई बार कई बुक्स में इनके बारे में पढ़ता था मैं कि क्या क्या इनकी पॉलिसीज़ रही थी। तो उसी हिसाब से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में कि सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार। अब बिंदुसार के पुत्र आ जाते हैं सम्राट अशोक, ठीक है, अशोक। और बिंदुसार जो अगर आप देखेंगे इस वाले किसी पार्ट में देखेंगे, इससे पहले जो आप देख रहे थे कि मैंने बताया था कि वो अपने फादर को मार देते थे, पर यहाँ पर ऐसे कोई देखने को नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। इनका बहुत लंबा टाइम हो जाता है। मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि इन्होंने अपने आप को जो एक संथाला प्रथा होती है जैन धर्म में, उस हिसाब से अपने प्राण को त्याग दिया था। बिंदुसार ने कार्यभार को संभाला। फिर बिंदुसार के बाद जब इनका टाइम हो जाता है कंप्लीट, तो फिर आ जाते हैं सम्राट अशोक। और अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा विस्तार कर लिया था भारत के बहुत बड़े इलाके में। आप मुगल डायनेस्टी को पढ़ते होंगे। मुगल डायनेस्टी अगर आप बेसिक पॉइंट में आपको बताओ, आपने पढ़ा होगा मेडाइवल में, मैंने आपको समझाया था। गुलशन दो चौहान कह रहे सर मुगल एम्पायर वाली वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर चल नहीं रही है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्लीज़ इसको सुनिए। अब आप कभी भी देखेंगे 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। कुछ इश्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा कॉपरेट करके चले। बग है कुछ एप्लीकेशन में, जब उसको मैं रिजॉल्व हो जाएगा तो आप अपने आप आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। तो निश्चिंत रहे, ज़्यादा उसको लेके पैनिक ना करें, आराम से ठीक हो जाएंगे। मेरे को पता है उस चीज़ के बारे में, एड्रेस कर लिया मैंने, ठीक है। अब सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप मुगल डायनेस्टी को देखेंगे तो मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत देखेंगे तो बेसिकली इनका जो एम्पायर का जो एक पावरफुल एरिया था वो हुआ करता था दिल्ली, प्लस में यूपी। अगर आप देखेंगे बहुत मुगल डायनेस्टी को अच्छे से समझेंगे। हम लोग बोलते हैं कि मुगल डायनेस्टी में पूरे भारत पर अधिकार था, तो ऐसा नहीं था। आप देखेंगे तो नॉर्थ वाले पार्ट में इनका एक अधिकार देखने को मिलता था, नॉर्थ वाले भारत में। दक्षिण भारत में कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जो दक्षिण भारत तक गया हो। आप कोई भी मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, हाँ एक शासक मैं ज़रूर बोलता हूँ कि जिसने दक्षिण भारत तक काफ़ी हद तक उसने फतेह कर लिया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी एक आ गया था दक्षिण भारत तक, बाकी आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनेस्टी कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी यहाँ तक नहीं जाता है। इसलिए मैंने बोला है सबसे पावरफुल शासकों में अशोक को देखा गया है। बजाय मैं बात कर रहा हूँ मौर्य डायनेस्टी की, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के अशोका हुआ करते थे और ये एक तरीके से पोते थे किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य से 2 कदम आगे थे। मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी बताई थी, बहुत लंबा टाइम इन्होंने स्पेंड करा अपना, बहुत लंबे से इन्होंने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया था। फिर इसके बाद बिंदुसार ने इसको कंटिन्यू करा, ज़्यादा इन्होंने एक्वायर नहीं करा लैंड को, पर हाँ अपनी जो इनकी सीमाएं थी उनको ज़्यादा बढ़ा के ना करते हुए इन्होंने इसको कम भी नहीं होने दिया। और जैसे सम्राट अशोक आते हैं तो इन्होंने पूरे इलाके को कैप्चर कर लिया। भारत जिसको अखंड भारत कहा जाता है, वो उस रियल बात करें तो सम्राट अशोक के टाइम पे ही देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पतन हो गया था पूरी तरीके से मौर्य काल का, तो इसी को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको पहली चीज़ थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत के नक्शे के हिसाब से अगर आप बात करें कि किस तरीके से इनका जो एक पैमाना रहा था किनका, अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ऐसा समझ लीजिए जल्दी जल्दी हमने इसको कर लिया। भारत के मैप में ये वाला पार्ट आप जानते हैं पाकिस्तान का है, ये पीओके वाला पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर वाले पार्ट में, ये आपका अफगानिस्तान का हो जाता है, ठीक है। ये पूरा भारत है ही। इन सभी इलाके को किसने, सम्राट अशोक ने कैप्चर कर लिया था। आप सोचिए ये पूरे इलाके पे इनका अधिकार था, ये दक्षिण भारत में सारा पार्ट इनके पास था। बजाय किसके, बस एक था इलाका जिसको आज के टाइम पे आप ओडिशा कहते हैं, और उस टाइम पे इसको कहा जाता था कलिंग। कलिंग ऐसे लिखा जाता है, और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ रखा है कि कलिंग को उसका नवीनतम रूप क्या है, या ओडिशा का पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो कलिंग हुआ करता था। गुलशन चौहान कह रहे हैं सर योर टीचिंग मेथड इज़ वेरी इम्प्रेसिव, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम गुलशन। मैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको प्रेस करा। और ये बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा सेशन लगता है पढ़ने में, कोशिश ये रहनी चाहिए। देखिए जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी कई लोग मुझे ज्योग्राफी की बोले बहुत कह रहे थे अच्छा कंटेंट है, कारण यही देखिए मैं आपको हमेशा चाहता हूँ कि हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें, डिटेल आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। क्या होता है एग्जाम में आपके डिट्टो आपको क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेंगे जो आप सोच रहे हैं कि डिट्टो आप क्वेश्चन देख रहे हो वो मिल जाए। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और इजीली आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आपकी नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये होनी चाहिए कि आप उसको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के साथ साथ आपको उसके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसको भी ध्यान में रखिए। तो प्रीवियस ईयर्स में मैं कराने की पूरी कोशिश रखता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए ये वाला पार्ट बच गया था कलिंग वाला। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में कि इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है। मैंने बताया आपको कि जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ने क्या करा कि अपने पूरी तरीके से कोई ऐसी लड़ाई नहीं करी, उन्होंने अपने बेटे को एक तरीके से दे दिया। और रियल में सम्राट अशोक जो हुआ करते थे, इनके पास रियल में वो मेटल या आप कह सकते हैं क्षमता है, वो बहुत अच्छे स्वाभाविक रूप से दिखी जाती थी। जो एक शासक के रूप में हो, ये बहुत अच्छे से डील करते थे हर चीज़ों को। देखा जाता था कि कोई भी चीज़ें हैं तो जैसे इनके फादर बिंदुसार इनको कई चीज़ों में आगे करा करते थे। कारण ये था क्योंकि बिंदुसार की और भी औलाद थी। बिंदुसार की जो, अगर हम बात करते हैं औलाद के बारे में, इनकी संतान के बारे में, बहुत सारी संतान थी। लगभग आप कहा जा सकता है, बुक्स मैंने जितनी पढ़ी है ये थोड़ा वेरिएट कर जाता है, पर ये माना जाता है कि 100+ के अराउंड इनकी संतान थी, इनकी संतान या बच्चे कह सकते हैं। और उनमें सम्राट अशोक का नंबर अगर बात करें तो नंबर तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, पर फिर भी एक बड़े भाइयों के रूप में थे ये। और इनके अंदर बिंदुसार ये चाहते थे कि सम्राट अशोक ही आने वाले टाइम पे संभाले। पर जैसे मैंने बताया कि हर जगह सक्सेसर की लड़ाई होती है, हर जगह। आप मुगल डायनेस्टी देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत देख लीजिए, तो ये चीज़ें भी देखने को मिली थी कि कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य को कौन संभालेगा। शुरुआत से बहुत अच्छी इनके अंदर क्षमताएं थी, हर तरीके से बैठ जाते थे। आप मूवी देखेंगे बाहुबली, बाहुबली में जैसे वो रियल में जो प्रभास ने रोल प्ले कराया बाहुबली का, वही रोल आप समझ सकते हैं। हर तरीके से इनके अंदर क्षमताएं थी। तो इनके फादर चाहते थे कि यही बने, पर कहानी थी बीच में इनके और भाई 99 भाई इनके सामने थे। अब इनको महत्वाकांक्षा हर किसी राजा के अंदर होती है, और इनको दिखने लग गया कि फादर भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं एक अधिकार के लिए लड़ता हूँ, और इसी में सक्सेसर की लड़ाई होती है, और इसमें अपने 99 भाइयों का कत्ल कर देते हैं सम्राट अशोक। मैंने बोला है कि पहले बहुत विध्वंसकारी एक शासक के रूप में देखेंगे आप, बाद में इतनी लाइफ को इतना इन्होंने चेंज कर दिया था, इतना इम्पैक्ट पड़ा था एक युद्ध के बाद। अभी हम उसको अच्छे से समझेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही बदल दी उसके बाद।
तो बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, फिर सम्राट अशोक और इनके पुत्रों के बीच में, जो इनके बिंदुसार के पुत्र हैं, इनके बाद सक्सेसर की लड़ाई होती है। सक्सेसर की लड़ाई होने के बाद ये सम्राट अशोक एक शासन भार को संभाल देते हैं। सभी 99 भाइयों को मार दिया जाता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि 99 भाइयों को मार दिया, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने कई भाइयों को छोड़ा भी था, और कई जगह बोलते हैं 99 भाइयों को मार दिया था। एक भाई इनका बहुत ज़्यादा प्रिय था, और उसके बाद उन्होंने उनको एक अच्छा अधिकार दिया, एक राज्य दिया दक्षिण भारत का। तो ये नहीं है कि आप बोलेंगे सारे भाइयों को मार देता, हाँ, पर ये विध्वंसक रूप इन्होंने करा, जिसके बारे में अपने जितने भाइयों को उनको समाप्त कर देते हैं। क्या नाम है, सम्राट अशोक के बारे में। 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक अराउंड इनका टाइम रहता है। अब क्या होता है, देखिए, युद्ध की लड़ाई होती है। अब ये सोच रहे हैं आप 99 भारत भाई एक साथ मार दिए, तो ऐसा नहीं है। लगभग इनको ये पूरा संभालने में काम 4 साल लगे इनको, ये पूरे अपने अधिकार को लेने के लिए, क्योंकि इनका जो पूरा इलाका था बिंदुसार का, मैंने बताया कि इन्होंने कंटिन्यू करा अपने फादर का। तो ऊपर वाला पार्ट जो आपका दक्षिण भारत का होता है, सॉरी नॉर्थ भारत का, वो पूरा मौर्य काल के अंदर था। फिर इधर वाला पार्ट आप बिहार उड़ीसा वाला कहेंगे, ये भी वाला पार्ट इनके अंदर था, ये मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में। पर ये वाला पार्ट जो दक्षिण भारत का था, यहाँ पर नहीं था कोई ऐसा। तो इनको इतना बड़े अधिकार को करने के लिए, क्षेत्र को लड़ाई तो करनी थी, तो इसमें अपने सारे भाइयों को मारते हैं। लगभग इनको पूरा कार्यकाल इनका चलता है 4 साल का इस लड़ाई में। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहाँ तक इन्होंने अधिकार कर लिया था। अगर आप प्रेजेंट बात करेंगे तो देखिए, आज हमारा इंडिया पूरा इनके अधिकार में था। प्लस में जो आप बात करेंगे, पाकिस्तान पूरा इनके अधिकार में था, देखिएगा आप। फिर आपका अफगानिस्तान इनके अधिकार में था। प्लस में नेपाल पूरा इनके अधिकार में था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट बात करें तो भारत के और चीज़ों में भी देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर इनके पास अधिकार करके ये अपने हक में इन्होंने कर लिया था। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा, एक मिनट चेक कर लूँ, कॉल आ रही है कोई। चलिए, सेशन को ख़त्म करने के बाद ही देखेंगे। अब देखिए, मैंने बताया कि कहाँ तक, और कई लोग बोलते हैं कि क्या पूरे दक्षिण भारत पे कर लिया था। तो देखिए, ये आपका पेनिसुला इंडिया है, तो ये कर्नाटक केरला वाले पार्ट में, तमिलनाडु तक ये नहीं गए थे, ये माना जाता है। हाँ, पर काफ़ी हद तक इन्होंने तमिलनाडु के कई, जैसे इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, हराया, तो इन्होंने इस पर अधिकार कर लिया था। और अपने सैनिकों को, मतलब एक जो राजा था वो नामात्र था, इनको एक तरीके से पैसा दिया करता था, राजस्व। तो ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से ये इन्हीं के अंडर में था। अब बचता है कलिंग युद्ध। अब देखिए, कलिंग युद्ध में क्या होता है कि जब ये कलिंग के राजा को बोलते हैं कि भाई आपको युद्ध करना पड़ेगा, आप या तो अपना पूरा आत्मसमर्पण करिए, नंदराज उनका नाम था, या तो आप उनको छोड़िए इस इलाके को, नहीं तो मेरे हिसाब से जो भी है आपको उसमें राजस्व देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे, अभी मैं आपको और भी आगे बताऊँगा कि कलिंग में जो भी शासक रहे, खारवेल एक बहुत फेमस शासक रहे थे, खारवेल, उनके बारे में बताऊँगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है खारवेल के बारे में कि कहाँ के थे, कलिंग के शासक थे। कलिंग का एक ऐसा एरिया देखा गया जो उड़ीसा का है, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलते थे। तो उसमें जहाँ भी देखेंगे तो प्रतापी शासक देखने को मिले। तो सम्राट अशोक ने इनको बोला कि आपको राजस्व देना है, या तो आप मेरे एक तरीके से मान लीजिए कि मेरा अधिकार आप पे हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको युद्ध करना पड़ेगा। और इसमें कलिंग में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। एक छोटे से इलाके में सम्राट अशोक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, कलिंग वाले इलाके को, और इसको कैप्चर कर लिया जाता है। और इसी में युद्ध में इतनी मारकाट होती है कि जब ये बाद में देखते हैं चारों तरफ, तो एक तरीके से लाश से लाश पड़ी होती है। जीत इनकी हो जाती है, बहुत भारी विजय होती है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे तरीके से जीते थे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हैं ये। और फिर उस तरीके से इनको समझ में आ जाता है कि इसका कोई महत्व रह नहीं गया। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने हर चीज़ को प्राप्त कर लिया था, इसलिए बाद में इनके दिमाग में आया कि अब कोई महत्व रह नहीं गया, क्योंकि कलिंग ही ऐसा मात्र जगह थी जहाँ पर इनको अधिकार करना था। और वहाँ पर जाते और पूरा मार काट कर देते हैं। और जिसमें जब ये लोगों को देखते हैं, लाशें बिछी हुई हैं, इनके लोग और शत्रु के लोग, जाहिर बात की जाए तो युद्ध के बाद तो सब बराबर ही हो जाते हैं। तो ये फिर इनके दिमाग में आ जाता है कि युद्ध का कोई महत्व अब रहता नहीं है। इससे क्या मिलेगा जब मैंने इस पर अधिकार कर लिया, पर इतने सारे लोग मेरे मारे गए या उनके मारे गए, तो इसका कोई महत्व है नहीं। और यहीं से इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है सम्राट अशोक का। या आप इस पीपीटी को अलग से पढ़ लीजिएगा, मैं इनके बारे में अलग से बताता हूँ आपको और चीज़ें। मैंने क्या क्या बताया, अगर आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत आपके एग्जाम में आए कि बताइए सम्राट अशोक का कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य था, तो मैंने आपको ऊपर से समझा दिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो कांधार वाली जगह थी इनके अधिकार में थी, नेपाल, हमारा पूरा भारत आपका इलाका हमारे अंदर में था। ऊपर वाला हिमालय वाला पार्ट नहीं था, क्योंकि हिमालय पार्ट में तो कोई भी नहीं कर सकता था अधिकार, और कोई महत्व था भी नहीं। तो जहाँ जहाँ ये रह सकते थे, इन्होंने उन चीज़ों को अधिकार करा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सम्राट अशोक के बारे में ये भी देखने को मिलता है कि इन्होंने जो इनके नेबरिंग स्टेट थे, जैसे इनके जो शिलालेख हैं, रोक एडिक्ट की बात करते हैं, रोक एडिक्ट, जो इनके रोक एडिक्ट है, उसमें ये 2nd नंबर का जो इनका शिलालेख था, उसमें इन्होंने इस चीज़ के बारे में व्याख्या करी है, जो इनके नेबरिंग स्टेट थे। और नेबरिंग स्टेट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। देखिए, ऐसा नहीं करते थे कि जो इन्होंने जिनको हरा दिया उनको एकदम
गुलाम बना के रख दिया, उनका पूरा रख रखाव करते थे, उनके साथ अच्छा मित्र रखते थे संबंध। पर जैसे ही इनका हृदय परिवर्तन होता है कलिंग युद्ध के बाद, तब तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इतना उनके लिए एफर्ट करते हैं, जैसे कोई भी परेशानी होती थी तुरंत पहुँच जाते थे। अशर अली कह रहे हैं कि कभी कहीं कहीं कलिंग वॉर 261 BC लिखा होता है। हाँ बिल्कुल, वही मैं बताऊंगा अभी क्या 261 BC क्या है, उसके बारे में कहानी भी समझेंगे। अभी इसको मैं बताऊंगा डिटेल में। ये चीज़ सही कह रहे हैं कि 261 BC ज़्यादातर भी माना जाता है, कई जगह अगर आप देखेंगे, उसको हम समझेंगे बाद में। पहले अभी हम कहानी समझा रहे हैं, और कहानी को समझने के बाद आपको सारी चीज़ें खुद आप रिलेट कर लेंगे। फैक्चुअल चीज़ें आप तभी करें, मेरा हमेशा मानना, फैक्ट आप करते हैं ठीक है, उसको बटोरिए, पर स्टोरी भी ध्यान में रखिए कि स्टोरी कैसे रही होगी, कैसे कैसे उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला था। तो देखिए, इन्होंने अपने जो पड़ोसी स्टेट्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में बताया, उनकी क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या नहीं थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल के बताओ, इन्होंने चोल्स के बारे में बताया था। चोल हो गए, पांड्यास हो गए, सतपुत्र हो गए, या केरला पुत्र हो गए, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे इनके रिश्ते हुआ करते थे। और ये कौन से शिलालेख में, सेकंड नंबर के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में आया था, पर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप से पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़रूरी बन जाते हैं कि सेकंड शिलालेख में क्या है। क्योंकि देखिए, इन्होंने अपने जब ये कलिंग वॉर के बाद ये अपना अभियान करते हैं, तो अपने जो नेबरिंग स्टेट थे उनके साथ बहुत अच्छे इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए थे, तो सभी चीज़ें उन्होंने उसमें डिटेल में बताई है सेकंड शिलालेख में, ये आप कह सकते हैं सेकंड रोक एडिक्ट में। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि 261 है या 260 BC है। आप ज़्यादातर बुक्स पढ़ेंगे तो 260 BC माना जाता है। मैं इनफैक्ट एनसीईआरटी डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ 260, कई जगह आप 261 BC भी देखेंगे, पर जितना मेरा मानना है एसएससी ने 261 BC ही राइट आंसर माना है। 2-3 बार एग्जाम में आ रखा है, तो आप 261 ही लगाइएगा अगर आता है तो। वैसे 260 में आपको दोनों फैक्ट बता रहा हूँ, पर ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर मेरा मानना है कि आप 261 लेके चलें तो ठीक चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी इसी को राइट आंसर मानता है। अब बोलेंगे कि ये ऐसा क्यों, इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत पुराने, आप समझिए कितनी पुरानी बात कर रहे हैं हम, 261 BC की बात कर रहे हैं हम। आज के टाइम में हम एडी की बात में चल रहे हैं, और हम कौन सी सेंचुरी में चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो उस ज़माने में दस्तावेज इतना मिलना पॉसिबल नहीं है, और उसको डिसिफर करना और बड़ा मुश्किल टास्क हुआ करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाता है। अच्छा, ये हो गए। अच्छा, आप बोलेंगे कि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक को अभिलेखों का, या कहेंगे रोक एडिक्ट या कह सकते हैं, या जो हमारे स्क्रिप्चर कह सकते हैं जो इन्होंने लिखे थे, जो इनके द्वारा बातें बताई गई थी, शिलालेख जो इन्होंने लिखे थे, उसका पिता कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट। पर इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम आप कह सकते हैं, उनके द्वारा। क्योंकि दारा प्रथम ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करा था, और जैसे इनके पास, क्योंकि दारा प्रथम मैंने आपको कहानी बताई थी बहुत पहले की है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जब ये आते हैं तो इन्होंने ये चीज़ देखी, इंप्रेस हुए इस चीज़ से, और ये चाहते थे कि जो इन्होंने शिक्षा ली है, जो इनको उसी समय समझ में आया है, वो पूरे हर एक आदमी तक पहुँचे। तो इन्होंने उसी तरीके से दारा प्रथम की टेक्निक को अपनाया, और जो पत्थर हुआ करते थे, जिनको रोक एडिक्ट कहा जाता है या शिलालेख कहा जाता है, शिलालेख मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, चट्टाने, उन पे ये अपने हिसाब से लिख लेते थे। मैं भी आपको फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगी, ये रही, क्लियर नहीं होगा विजिबल, फिर भी आप देखिए, एक ऐसे शिलालेख, जैसे ये है पिलर, इसको कहा जाता था पिलर टाइप की, पिलर एडिक्ट कहा जाता था, या स्तंभ लेख कह सकते हैं। कई तरीके से इन्होंने इस चीज़ को लिखा, और आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत जगहों में हमारे भारत में देखने को मिलता है, ये लिखा हुआ है इन्होंने इसमें भाषा में, और ये अलग अलग लिपि इसमें प्रयोग की गई थी। अभी उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसको मैं इरेज करके आगे बात करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर थे हम, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट क्लियर। तो कहाँ तक हमने देख लिया। हाँ, अब याद रखना है कि 13 इन्होंने रोक एडिक्ट देखने को मिलता है, वैसे 14 माना जाता है, 14 नंबर थे टोटल, पर आप 13 नंबर की कलिंग वॉर के बारे में यहीं पर देखने को मिलता है। कलिंग वॉर में ही इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया कि कलिंग वॉर के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपने पूरी तरीके से जो इतनी मारकाट फैलाई थी उसके लिए इन्होंने पश्चाताप करा, और इस तरीके से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म उस जमाने में बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था, और बौद्ध धर्म एक तरीके से देखा जाए तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, उस चीज़ को इन्होंने पूरे इम्प्लीमेंट कर लिया। और इन्होंने एक बौद्ध भिक्षुक के पास गए, और उन भिक्षुक का नाम क्या था, उपगुप्त। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उपगुप्त ऐसे लिखेंगे। उनके पास इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए, और फिर इसके बाद इन्होंने बौद्ध संगति करी थी 3 नंबर की, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के बाद, और ये भिक्षुक कौन होते हैं मैंने आपको बताया था, एक होते हैं उपासक, एक होते हैं भिक्षुक। उपासक मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि भिक्षुक आपके बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं, उनको एक बहुत स्ट्रिक्ट कहानी के तरीके से चलना पड़ता है लाइफ में। और जो उपासक होते हैं वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से थोड़ा सा
lenient कह सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल अपनी बिहेव को कर सकते हैं, तो वो होते हैं उपासक। तो इन्होंने भिक्षक से, जो भिक्षुक हुआ करते थे, उनसे शिक्षा ली कि बौद्ध धर्म है क्या, मेरे को समझाइए। तब यहीं से इन्होंने पूरी तरीके से जो शस्त्र थे उनको त्याग दिया, अहिंसा जिसको नॉन वायलेंस कहा जाता है उसको अपना लिया इन्होंने। और इसी के बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें करी, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सबसे पहले इन्होंने करा अहिंसा के बारे में काम। जैसे कोई भी अगर इनके सामने युद्ध करे तो ये अहिंसा का प्रस्ताव रखते थे कि उसको बात को शॉर्ट आउट करे, लड़ाई करना कोई इसका महत्व है नहीं, क्योंकि कलिंग वॉर के बाद इनको ये समझ में आ गया। सेकंड बात, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम करा वो था पशु बलि। पशु बलि, जो कैटल वगैरह होते थे या एनिमल सेक्रीफाइस हुआ करते थे, उनको इन्होंने बंद करने के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रखी। मैंने आपको बौद्ध धर्म में समझाया था कि इसकी प्राथमिकता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में खासकर कि पशु बलि को रोक दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम करे, क्योंकि उस ज़माने में भी लोग बहुत पशुओं पे अत्याचार करते थे, तो इन्होंने बोला इस पर काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि 13th जो शिलालेख था या रॉक एडिक्ट था, इसी में इन्होंने कलिंग वॉर के बारे में एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया था। अब देखिए, बौद्ध धर्म को इन्होंने जैसे अपनाया तो इन्होंने बोला कि अब इनके सामने वॉर करने के लिए कोई दुश्मन थे भी नहीं, और पहले इन्होंने सबको हरा दिया था, फिर जो भी थे तो उनको प्यार से समझा देते थे। इन्होंने फिर क्या करा कि जो मैंने सीखा है वो मैं पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करूं, जिसको बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है सम्राट अशोक के टाइम पे, क्योंकि एक तो खुद इतना बड़ा एम्पायर था इनका, और इन्होंने हर अपने व्यक्ति के द्वारा भेजाते थे कि बात वहाँ लोग तक पहुँचाइए। और इसी तरीके से इन्होंने एक तरीके से अपने बातों को पहुँचाया, जिसमें इन्होंने अपने पुत्री और पुत्र को ही भेजा। एक का नाम था संघमित्रा और एक का नाम था महेंद्र। ये दो थे, पुत्री और पुत्र, दोनों को भेजा। और कहाँ भेजा? श्रीलंका में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है कि इन दोनों को कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा, क्योंकि श्रीलंका इनके पास का इलाका था, जानते हैं आप, और वहाँ पर ही भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि बौद्ध धर्म का विस्तार करें। आज आप भी देखेंगे ना, थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म वहाँ पर भी देखने को मिलता है, और जो कारण है बौद्ध धर्म का होना वहाँ पर, वो है आपके सम्राट अशोक, जिन्होंने इस चीज़ के लिए काम करे। और यहीं से कहा जाता है धम्म की नीति अपना ली इन्होंने। अब ये कई बार आता है, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, धम्म नीति, धम्म की पॉलिसी, ये क्या थी धम्म पॉलिसी जो इन्होंने अपनाई थी? धम्म मतलब होता है, इन्होंने बोला हम इसको धर्म के साथ ना जोड़ें, कई लोग हम धर्म जोड़ लेते हैं। धम्म नीति होती जो आप पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, किसको? बौद्ध धर्म की सारी चीज़ों को, उसी को धम्म कहा जाता है। और आप कह सकते हैं कि एक अच्छा वेलफेयर में काम किए जाने वाले इस चीज़ को कह सकते हैं धम्म। और जो भी नीतियाँ बनाई गई थी ये सारी धम्म कही गई। जैसे कि सम्राट अशोक कोई काम करते थे तो ये अपने जैसे कुछ इंट्रोड्यूस करने, कोई रूल्स रेगुलेशन, उसको उन्होंने धम्म के रूप में बोला। जैसे इन्होंने बोला कि पशु बलि जो होती है, एनिमल सेक्रीफाइस होता है, उसको रोक दिया जाए, इसको बैन कर दिया जाए। तो उसके बाद इन्हीं सभी चीज़ों को जैसे इन्होंने नए नए पॉलिसीज़ लेकर आए। इन्होंने बोला कि भगवान आप जो भी हैं, आप जिन भगवानों पे बिलीव करते हैं, सभी का सम्मान है, चाहे मुस्लिम हिंदू जो भी हैं, सभी का सम्मान है। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पार्शियलिटी, कई लोग बोलते हैं कि पार्शियलिटी करी इन्होंने हिंदुओं के साथ, मतलब थोड़े उनकी तरफ ज़्यादा रुझान था। तो हिंदू को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, इनफैक्ट ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। जब इनके यहाँ आते थे ब्राह्मण, तो इन्होंने कई जगह अपनी लिखी थी। और इनफैक्ट इन्होंने तीसरा जो इनका रॉक एडिक्ट था या तीसरा शिलालेख था, उसमें इन्होंने ब्राह्मण को सम्मान करना, उनकी हर तरीके से उनका रेस्पेक्ट करना, उसके अंदर इन्होंने मेंशन करा था सम्राट अशोक ने। तो ये भी आप देखने को मिलता है हमारे को। तो धम्म नीति में इन्होंने क्या क्या चीज़ें जोड़ी, आपके एग्जाम में आ सकता है कि धम्म नीति क्या थी, तो थोड़ा क्लियर रखिएगा। जैसे इन्होंने बोला कि आपको नॉन वायलेंस पे काम करना है। इन्होंने बोला कि आपको, मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा। इन्होंने बोला कि अपनी जो आप पशु बलि करते हैं उसको समाप्त करना है। जैसे वहाँ पे उस टाइम पे, सॉरी मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म तो इस समय आया भी नहीं था, पर जैसे उस ज़माने में कि लोग पशु बलि करते थे, काट देते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हिंदू धर्म में भी हुआ करता था, उस समय लोग करा करते थे ये चीज़ें। तो इसके लिए उन्होंने सीधे बोला कि ये नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने चीज़ें बोली कि माता पिता का आप सम्मान करें, जो माता पिता को आप जैसे बुढ़ापे में आप ना बाहर करें, उनका रेस्पेक्ट करें, ब्राह्मणों का रेस्पेक्ट करें। ये चीज़ें इनकी मेन हाईलाइट पॉइंट थी। किसी भी चीज़ में जो इनके रूल्स और पॉलिसीज़ आती थी, उनमें इन चीज़ों को लिखते थे कि ब्राह्मणों के साथ एक जस्टिस होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि जो दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दास प्रथा मतलब जैसे कोई आदमी दास प्रथा लंबे समय तक नहीं रहेगा, जैसे उनकी किसी के फादर रहे तो उनके बेटे के बेटे रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दास प्रथा को इन्होंने समाप्त करने की बात करी। अच्छे काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने बोला जो भी आपके साथ लड़ाई कर रहा है उसके साथ प्रेम की भावना करें। इनफैक्ट इन्होंने बोला कि आप मुझसे सीखिए कि मेरे सामने कोई युद्ध करने की बात करता है तो मैं पहले उससे प्यार से बात करता हूँ, और अगर होता है तो मैं उसको हर जगह से थोड़ा सा आराम ही दे देता हूँ, मतलब मैं युद्ध करने की पहल नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखा कि हमारे राजा भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने करा। तो यही थी इनकी धम्म की नीति। और ये मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी कि धम्म है क्या,
तो धम आप समझ ही लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि सोशल वेलफेयर के लिए जो भी इन्होंने समाज के लिए काम करे उसी को धम इन्होंने कहा। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट मैंने जो आपको बोला कि इन्होंने दारा प्रथम या डेरिस प्रथम से चीज़ें सीखी थी कि शिलालेखों में लिखे, क्योंकि इनका मानना था कि जो मैं चीज़ें सीख के जा रहा हूँ ये लोगों के लिए भी आगे मार्ग प्रशस्त करें। जो चीज़ें मैंने प्राप्त करी है मेरा कोई इसका महत्व नहीं लगता है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद इन्होंने सोचा कि मैंने सब बहुत चीज़ें गलत करी हैं। फिर इन्होंने उसके बाद क्या करा, अपने बड़े बड़े शिलालेख लिखी और उसमें लिख दी अपने अपनी जो जो चीज़ें थी कि इसको आप देखें। मैंने जो आपको दिखाया था पिलर हो गया या बड़े बड़े पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को आने वाले समय तक ये चीज़ें प्रेरित करते रहे कि हमको क्या कामें करनी है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है इसमें कि आपके पूछे आ सकते हैं कि जो हमारे मेजर रॉक एडिक्ट थे, मेजर रॉक एडिक्ट जिसको कहते हैं बड़े बड़े शिलालेख, एक होते थे बड़े बड़े जिनमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुआ करती थी, एक छोटे हुआ करते थे जिनमें आज के टाइम पे आप देखेंगे छोटे वाले माइनर रॉक एडिक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लिखा हुआ था इन्होंने। बड़ों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखा करती थी, बहुत डिटेल में, तो इन्होंने उन चीज़ों को देखा। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मेजरली बात करें तो आज के टाइम में हम जो बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट जो अशोका के द्वारा बनाए गए थे वो थे 10, उनका नंबर 10 था और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब 10 कौन कौन से थे उनमें से मेजर मैं आपको बात करके बता दूं, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन कौन से रॉक एडिक्ट या शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो वो है सबसे पहला आपका शाहबाज गढ़ी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, शाहबाज गढ़ी। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये है आपके आज के टाइम में पाकिस्तान में। अब हम बोलेंगे पाकिस्तान में क्योंकि इनका अधिकार पाकिस्तान में भी देखने को मिलता था, शाहबाज गढ़ी, और नाम से भी आप थोड़ा पहचान सकते हैं। एक और अफगानिस्तान, जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान में भी इनका कंट्रोल था, वो था आपका कांधार। कांधार देखने को मिलता है, ये आपसे नाम मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। शाहबाज गढ़ी पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना है, ये बोलेंगे हम कि ये पाकिस्तान में था, कांधार आपका अफगानिस्तान में था। एक और था आपका पाकिस्तान में एक और जगह पड़ती है मनसेरा, मनसेरा, ये आपके पाकिस्तान के पीओके वाले पार्ट में, जो हमारा कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर। और कई बार पूछा था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। मनसेरा, तो पूछा जाएगा मनसेरा कहाँ पर है, जो रॉक एडिट है ये आपका वहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे भारत में, तो एक है गिरनार। गिरनार कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, गुजरात में। पांचवा अगर मैं बात करूँ, एक है सोपारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोपारा ऐसे लिखेंगे इसको, और ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सोपारा। ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में शायद, मेरे हिसाब से, मुझे क्लियर नहीं है पर आया ऐसा है, सीपीओ के एग्जाम में था ये सोपारा अभिलेख आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक और है सन्नति, सन्नति ऐसे लिखेंगे इसको, ये कहाँ पर है आपकी कर्नाटका में पड़ता है, और कर्नाटक हो गया छठे नंबर पे, सन्नति हो गया। एक और था जो इसी के आसपास पड़ता है, थोड़ा मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, एक और याद रख लीजिएगा, खलसी, खलसी, हाँ खलसी, ये पड़ता है आपके उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की सबसे जो देखने जाने वाली जगह है वो खलसी है, जो उत्तराखंड में है इसका। और ये देखने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे इसका रुझान बहुत कम हो गया, लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए बीच में ऐसा दिक्कतें आने लग गई थी कि इसके जो खर्चे पे भी जो सरकार इन्वेस्ट करती थी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि लोग आते नहीं थे, जो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, और ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कॉलेप्स करने लग गया था, और जो बहुत गलत चीज़ है। और क्योंकि लोग आज के टाइम पे इतना मोटिवेट रहते नहीं है इन सब चीज़ों को देखने के लिए, पर इसको बहुत अच्छे से कंजर्व करके रखा गया है। तो ये आपके कलसी, ये आपको उत्तराखंड में पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एक है धौली, धौली 8वें नंबर का है, धौली ऐसे लिखेंगे इसको, और ये पड़ता है आपके उड़ीसा में। और सबसे कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि हम इसको धौली लगता है ना, तो कई बार लगता है उत्तराखंड में, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में एक खलसी है, धौली आपका उड़ीसा में, और दो है इसके आसपास जो मेरे दिमाग से निकल रहा है, आंध्र प्रदेश, हाँ आंध्र प्रदेश में एक, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, येरागुडी, हाँ येरागुडी है, येरागुडी ऐसे इसको लिखेंगे। और ये कितना नंबर का हो गया, 9वां नंबर का हो गया। 10वां एक और था जो उड़ीसा के आसपास पड़ता है, धौली मैंने बता दिया उड़ीसा का। एक और था जावगोड़ा, जावगाड़ा, और ये भी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। उड़ीसा में दो हैं, उत्तराखंड में एक है, आंध्र प्रदेश में एक है, और एक है आपका
खलसी हो गया उत्तराखंड, सन्नती आपका बता ही दिया मैंने कर्नाटका, सोपारा आपका महाराष्ट्र, गिरनार आपका गुजरात में। ये यहाँ पर मेजरली देखने को मिली है। मेजर में बार बार बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े शिलालेख थे उनको मेजर रॉक एडिक्ट कहा गया था, जो बड़े बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मेरे मानना है कि आप 10 के 10 याद रखें। एग्जाम में आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा मेजर नहीं है, तो आपको क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन में कुछ भी डाल दिया तो आप याद रख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए कि ये सोपारा आपके कहाँ पर है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम महाराष्ट्र में देखने को मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट के हिसाब से। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। कई लोग कह रहे थे एप्लीकेशन में इशू आ रहे हैं, क्या पता मैं क्लास ले रहा हूँ और ये रिकॉर्ड ना हो, लाइव सेशन है वैसे अभी ये, और बाद में ना देख पाए, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। और इसके बाद अगर क्लियर हो जाएगा ये तो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ एक दिन का वेट करें, मैंने एप्लीकेशन में बात करी कि क्या इशू आ रहे हैं, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा जल्दी से। वीडियो जो नहीं चल पा रही वो चल जाएंगी, तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। और